हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग इम्तिहान पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 3 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो आपके आने वाले 67th बीपीएससी री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और अपनी बीपीएससी की तैयारी को और बेहतर बनाएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी प्रतीक तात्या भील के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पातल पानी स्टेशन। पातल पानी रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी आइकन तात्या भील के नाम पर रखा गया है, और तात्या भील एक महान क्रांतिकारी थे और उन्हें भारत के रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश के खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि चीन में आयोजित हुआ था, उसमें चीन की यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता था, और यांग ने महिलाओं की 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में यह पदक जीता था। और पहला सिल्वर मेडल अनास्टेसिया ग्लासिना ने रूस के लिए जीता था। पहला कांस्य नीना क्रिस्टेन ने स्विट्जरलैंड के लिए जीता था, और भारत के लिए पहला मेडल मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, नीति आयोग द्वारा सूचकांक जारी किया गया। यह सही है। बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है, जहां हर 2 में से 1 परिवार बहुआयामी गरीब है, तो ये सही है। और केरल में सबसे कम गरीबी दर्ज की गई है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भारत का पहला अनाज एटीएम ग्रेन एटीएम निम्न में से कहां स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम हरियाणा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भारत का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा जिले के फर्रुखनगर में जुलाई 2021 में किया गया है, और इस मशीन को संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया है। इस मशीन से अनाज प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड नंबर अंकित करना होगा, और यह मशीन टच स्क्रीन के साथ बायोमेट्रिक सिस्टम से युक्त है, और वर्तमान में इस मशीन से चावल, गेहूं और बाजरा का ही वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य पूर्णतः कागज रहित ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कागज रहित ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, और ई विधानसभा लागू करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड है, और ई बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 को किस टीम ने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 के फाइनल में कर्नाटक को 4 विकेट से हराकर जीता है, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत की घरेलू T20 प्रतियोगिता है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा अधिनियम 2020 के अनुसार निम्न में से कौन जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। जम्मू कश्मीर भाषा अधिनियम 2020, जिसकी अनुमति राष्ट्रपति ने 26 सितंबर 2020 को दी थी, इसके अनुसार जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, डोगरी और अंग्रेजी है। जम्मू कश्मीर में लगभग 53% लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं, और दूसरे नंबर पर डोगरी भाषा है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को विधानसभा में किसके द्वारा पेश किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तारकिशोर प्रसाद। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को दोनों सदनों में राज्य के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया था, और ये बिहार राज्य का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण था, जिसे कुल 13 अध्यायों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुने गए 5 नए अस्थायी सदस्य हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्बानिया, घाना, गैबन, संयुक्त अरब अमीरात और ब्राजील। जून 2021 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अल्बानिया, घाना, गैबन, संयुक्त अरब अमीरात और ब्राजील को
अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य के साथ 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और इसमें अल्बानिया अस्थायी सदस्य के रूप में पहली बार चुना गया है, जबकि अस्थायी सदस्य के रूप में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस पहले से हैं। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कृषि विकास दर 3.9% दर्ज की गई है। वहीं बिहार का विकास दर 2.5% रहा और 2021-22 में देश का विकास दर 7.25% रहा। नेक्स्ट है वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान में राष्ट्रीय मानव आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं और इस आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं और मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। नेक्स्ट है 44वां शतरंज ओलंपियाड किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत। भारत पहली बार 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करेगा और 1927 में शुरू हुई प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार FIDE, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, द्वारा स्थापित मशाल रिले की शुरुआत करने वाला भारत पहला देश है। नेक्स्ट है आजादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन नामक निबंध संग्रह निम्न में से किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुंधति रॉय। आजादी, फासिज्म, फिक्शन नामक निबंध संग्रह अरुंधति रॉय की रचना है। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल सल्वाडोर। मध्य अमेरिका के देश अल सल्वाडोर ने दुनिया के पहले बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है और इस सिटी में बिटकॉइन को बॉन्ड द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी का मान्यता देने वाला पहला देश भी अल सल्वाडोर है और एल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है और यहाँ के प्रेसिडेंट नाइब बुकेले हैं। नेक्स्ट है लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। लिग्नाइट कोयले के संचित भंडार और उत्पादन दोनों में तमिलनाडु पहले नंबर पर है, जबकि कोयले का कुल संचित भंडार तथा प्रमाणित भंडार की दृष्टि से झारखंड पहले स्थान पर है और उत्पादन की दृष्टि से पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है और लिग्नाइट कोयले में 60 से 70% तक कार्बन होता है। नेक्स्ट है बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है और इस पंचायत का प्रबंधन 11 से 21 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाएं करेंगी। नेक्स्ट है लैमिटिए संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 में भारत के साथ किस देश ने हिस्सा लिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेशेल्स। लैमिटिए संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 भारत और सेशेल्स के बीच संपन्न हुआ और सेशेल्स पश्चिमी हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है जिसमें लगभग 115 द्वीप हैं और इसकी राजधानी विक्टोरिया है। तो सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है और ये लगभग 115 द्वीपों का समूह है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए वैश्विक विकास दर अनुमान को 4.4% से घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3.6%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए वैश्विक विकास दर का अनुमान 4.4% से घटाकर 3.6% कर दिया है और इस अनुमान के आंकड़े IMF ने अपनी रिपोर्ट विश्व आर्थिक आउटलुक में प्रकाशित किया है और वहीं वर्ल्ड बैंक ने वैश्विक विकास दर के अनुमान को घटाकर 3.2% कर दिया है। नेक्स्ट है बिहार का एकमात्र तितली उद्यान किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में। बिहार का एकमात्र तितली उद्यान पटना में स्थित है और ये किलकारी भवन में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊपर से तीसरा। अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण में बिहार को ऊपर से तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा किस ग्राम को बिहार के पंचायतों में विकास का मॉडल बनाने के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनरई जहानाबाद। अगस्त 2021 में बिहार सरकार द्वारा धनरई ग्राम, जो कि जहानाबाद में है, इसको बिहार के पंचायतों में विकास का मॉडल बनाने के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने अभियान
हर घर दस्तक की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोविड टीकाकरण के लिए। केंद्र सरकार ने 1 नवंबर 2021 से कोविड-19 टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से एक मेगा टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक शुरू किया है और इस अभियान में सभी राज्यों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर दूसरी खुराक के लिए पात्र लोगों का टीकाकरण करने की योजना है। इसके अलावा इस अभियान में पहली खुराक नहीं लेने वाले को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2021 में केरल को 75 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त हुआ है और 74 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश को और तमिलनाडु को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। नेक्स्ट है, सूर्य किरण का 15वां संस्करण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल ने किस स्थान पर किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ में। ठीक है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 15वां संस्करण थल सेना सितंबर 2021 में पिथौरागढ़, जो कि उत्तराखंड में है, में भारत और नेपाल के बीच हुआ। नेक्स्ट है, योजना और राज्य या संघ शासित क्षेत्र की सूची को सुमेलित कीजिए। पहला है आत्मनिर्भर कृषि योजना, तो आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है आकाश से दवा परियोजना, आकाश से दवा परियोजना तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है और यंग टैब योजना ये लद्दाख के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4 ये सभी सही सुमेलित हैं। आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश, आकाश से दवा परियोजना तेलंगाना, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश और यंग टैब योजना लद्दाख। नेक्स्ट है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सितंबर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है और वर्तमान में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की सीमित खेती और रखने की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माल्टा। माल्टा की संसद में एक वोट के बाद सीमित खेती और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग रखने की अनुमति दी गई है और ऐसा करने वाला माल्टा पहला यूरोपीय देश है और माल्टा की राजधानी वैलेटा है। नेक्स्ट है, 24 अप्रैल 2022 से 3 मई 2022 के मध्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगलुरु। 24 अप्रैल 2022 से 3 मई 2022 को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन जैन विश्वविद्यालय बंगलुरु कर्नाटक में किया गया है और दूसरे संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष 3 विश्वविद्यालय हैं। पहला है जैन विश्वविद्यालय बंगलुरु, दूसरे नंबर पर है लवली प्रोफेशनल्स यूनिवर्सिटी पंजाब और तीसरे नंबर पर है पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरियों में 1% आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरियों में 1% आरक्षण की व्यवस्था की गई है और ऐसा करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, किस यंत्र के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। एनीमोमीटर से हवा की गति और ऑडियोफोन एक यंत्र है जिससे सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है और क्रोनोमीटर एक प्रकार का टाइम डिवाइस है जो कि समुद्री यात्रा में अक्षांश एवं समय के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, लघु पथन या शॉर्ट सर्किट के दौरान परिपथ में धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अत्यधिक बढ़ जाती है। देखिए, जब किसी कारणवश गर्म तार और उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इस दौरान सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा काफी बढ़ जाती है जिस कारण आग लगने की घटना भी हो सकती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारा अत्यधिक बढ़ जाती है जिसके कारण सर्किट में आग भी लग सकता है। नेक्स्ट है, भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल। भारहीनता की स्थिति में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोल हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा?
तो निम्नलिखित में से प्रकाश का वेग कांच में न्यूनतम होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश का वेग किसी माध्यम या वस्तु में उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस वस्तु का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना कम होगा। और प्रकाश का सबसे ज्यादा वेग जो है वो वैक्यूम में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकाश की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बैगनी। देखिए, प्रकाश के रंग की ऊर्जा उसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, और वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। और प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसके अनुसार लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि बैगनी रंग के प्रकाश का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा और लाल रंग के प्रकाश का एनर्जी सबसे कम होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी या नेटल लीफ की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है जिससे पीड़ादायक जलन होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर्मिक एसिड। बिच्छू बूटी या नेटल की पत्तियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसे मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में भी पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, या हम लोग कह सकते हैं CH2O2। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड नींबू या संतरे में पाया जाता है और टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट है हीटर के तार किससे बने होते हैं? तो हीटर के तार नाइक्रोम से बने होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नाइक्रोम में 80% निकल होता है और 20% क्रोमियम होता है, और इसमें उच्च प्रतिरोधकता और उच्च तापमान पर ऑक्सीकरण का प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट है मोनाजाइट रेत नामक खनिज में निहित रेडियोधर्मी पदार्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी थोरियम। मोनाजाइट रेत नामक खनिज थोरियम का अयस्क है, और थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 होता है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 होता है और प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर 94 होता है। नेक्स्ट है फोटोस्टेट मशीन का ड्रम निम्न में से किस तत्व से बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलेनियम। फोटोस्टेट मशीन का ड्रम मूल रूप से एक धातु रोलर होता है जिस पर फोटो कंडक्टिव सामग्री की एक परत होती है, और ये परत सेलेनियम, जर्मेनियम या सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर से निर्मित होती है। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश वाले कण होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बीटा कण या किरणों में। एक्स किरणों में कोई भी आवेश नहीं होता है और इसका उपयोग चिकित्सीय प्रणाली में किया जाता है। अल्फा किरणों में धन आवेश होता है और बीटा किरणों में ऋण आवेश होता है। गामा किरण सबसे तीव्रतम एवं इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट है खराब हवादार इमारतों में निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस जमा हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रेडॉन। रेडॉन एक अक्रिय गैस है जो खराब हवादार इमारतों में जमा हो जाती है, और रेडॉन एक रेडियोधर्मी गैस है जो प्राकृतिक रूप से तब बनती है जब यूरेनियम, थोरियम या रेडियम जो कि रेडियोधर्मी धातुएं हैं चट्टानें, मिट्टी और भूजल में टूट जाती हैं, और रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 होता है। नेक्स्ट है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका सूत्र होता है CaCO3। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है और इसका सूत्र होता है Na2CO3। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का फॉर्मूला है और इसका सूत्र होता है NaCl, और मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2। नेक्स्ट है एलपीजी सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इथाइल मार्केप्टन। एलपीजी एक अत्यंत ज्वलनशील और गंधहीन गैस है और इसमें इथाइल मार्केप्टन गैस को मिलाने से एलपीजी में तेज गंध होता है और इसके रिसाव से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कार्बन अपरूपों में कौन सा या से विद्युत का सुचालक है? किसी भी तत्व का अपरूप या एलोट्रोपी उसको कहा जाता है जिसमें रासायनिक गुण सामान्य होते हैं परंतु उनकी भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। कार्बन के मुख्यतः 3 अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन, और इसमें ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 3।
कार्बन के अपरूपों में ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है, जबकि हीरा और फ्लोरीन जो है वो विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट है, ठंडे प्रदेशों में झीलों के जमने के बाद भी जलीय जीवों के जिंदा रहने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बर्फ के नीचे का भाग नहीं जमता है। ठंडे प्रदेशों में झीलों के जल का ऊपरी भाग जम जाता है, लेकिन निचले तल का पानी नहीं जमता है। नीचे के पानी का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं गिरता है और इस कारण जलीय जीव आसानी से जिंदा रह पाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है पदार्थ और दूसरे तरफ है एसिड। अचार में एसिटिक एसिड पाया जाता है। दूध का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है और सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3, 4, 1। अचार में एसिटिक एसिड, दूध के खट्टापन का कारण है लैक्टिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड और सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है, सीएनजी या संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से किससे युक्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। सीएनजी में सामान्यतः मीथेन गैस लगभग 80% तक मौजूद होता है और यह एक प्रदूषण रहित या कम प्रदूषण वाला गैस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए आर्टिफिशियल क्लाउड बनाया जाता है या बादल बनाया जाता है और इसके लिए सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ का प्रयोग ठंडा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 एवं न्यूट्रॉन की संख्या 14 है तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 27। किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या उसमें मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है, जोड़ के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, तेज बुखार से राहत के लिए मस्तक पर अल्कोहल और पानी के मिश्रण से भीगा कपड़ा क्यों रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्कोहल के वाष्पीकरण की दर तीव्र होने के कारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अल्कोहल पानी की तुलना में तेजी से वाष्पीकृत होता है और वाष्पीकरण के लिए मस्तक से ही गर्मी प्राप्त करता है, इस कारण बीमार को शीतलता का अनुभव होता है। नेक्स्ट है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं और इस पुस्तक को मौलिक वैज्ञानिक साहित्य एवं विकास संबंधी जीवन विज्ञान की नींव के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला बाह्य कारकों में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है आंतरिक कारक और दूसरा है बाह्य कारक। बाह्य कारक में प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, ताप और जल प्रमुख हैं और आंतरिक कारकों में आकृति, पौधों की आयु, पत्तियों का विन्यास, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल की मात्रा आदि प्रमुख है। तो यहाँ पर पूछ रहा है बाह्य कारकों में कौन शामिल नहीं है? तो बाह्य कारकों में क्लोरोप्लास्ट शामिल नहीं है, ये आंतरिक कारकों में शामिल है। नेक्स्ट है, आटे के प्रोटीन स्तर को कम करने के लिए बिस्कुट निर्माताओं द्वारा किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो आटे में प्रोटीन के स्तर को कम करने के लिए बिस्किट निर्माताओं के द्वारा प्रोटीज एंजाइम का उपयोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रोटियोलिटिक एंजाइम या प्रोटीज प्रोटीन को तोड़ते हैं। इमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जाइलानेज एंजाइम पौधे की कोशिका की दीवार में मौजूद जटिल पॉलीसेकेराइड को हाइड्रोलाइज करता है। सेल्यूलेज एंजाइम का उपयोग प्लांट के सेल की दीवारों के सेल्यूलोज को सरल शर्करा में तोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, वैसे पौधे जो शुष्क जलवायु में विशेषता होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज़ीरोफाइट। शुष्क जलवायु प्रदेश में जो पौधे अनुकूलित होते हैं उसे ज़ीरोफाइट कहा जाता है और इसका उदाहरण है कैक्टस, एलोवेरा इत्यादि। नेक्स्ट है, ऊंट का कुबड़ निम्नलिखित में से किसका भंडार होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा का। ऊंट का कुबड़ में वसा का भंडार होता है और जब भोजन और पानी की कमी हो जाती है तो वसा विघटित होकर ऊर्जा और पानी में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान हेतु वीर्य को निम्नलिखित में से किसमें सुरक्षित रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, द्रव्य नाइट्रोजन। कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है और नाइट्रोजन की द्रव्य अवस्था का तापमान लगभग -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी कमी से मानव मधुमेह या डायबिटीज से ग्रसित हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय के लैंगरहैंस के बीटा सेल्स के द्वारा होता है और इंसुलिन खून में शुगर लेवल या शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से डायबिटीज रोग होता है और हेमोग्लोबिन की कमी से अनीमिया होता है। नेक्स्ट है अग्नाशय ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है यह अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ग्रंथि की तरह कार्य करता है, यह सही है। नेक्स्ट है बहिस्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशयीय स्राव निकलता है जिसमें एंजाइम होते हैं, यह सही है। बहिस्रावी भाग से अम्लीय अग्नाशयी स्राव निकलता है जिसमें एंजाइम होते हैं, तो ये गलत है। बहिस्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशयी स्राव निकलता है, ठीक है। अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, बहिस्रावी भाग से अम्लीय अग्नाशयी स्राव निकलता है जिसमें एंजाइम होता है, तो ये गलत है। यहाँ पे असत्य पूछ रहा है तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करते हैं। प्रत्येक हेमोग्लोबिन अणु अधिकतम कितने ऑक्सीजन अणु का वाहन करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4। शरीर में प्रत्येक हेमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणु का वहन करते हैं। नेक्स्ट है किस चार्टर एक्ट या अधिनियम द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट अधिनियम 1833। चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त कर दिए गए और इसके बाद कंपनी को केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्य का दायित्व सौंपा गया। चार्टर एक्ट 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय एवं चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को बना रहने दिया गया था। नेक्स्ट है भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से कौन सा विधेयक पारित करना पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विनियोग विधेयक। संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का वर्णन है और संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए शब्दों का सही क्रम है। भारतीय संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना में सिर्फ एक बार 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया है और इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता को शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 1 और 2, ऑप्शन ए, ठीक है। सबसे पहले समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष और तीसरा राष्ट्र की अखंडता। और केशव नंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना आर्टिकल 368 के तहत संशोधनीय है, लेकिन इसके मूल ढांचे से संबंधित विषयों में संशोधन संभव नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को किस देश की संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को ग्रहण किया गया है। इसके अतिरिक्त अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग आदि भी ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है? संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध किया गया है और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषा से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को शामिल किया गया है और मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी। 5वीं अनुसूची का संबंध अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन है और 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां हैं और इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है निम्न में से किस समिति या आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की थी?
तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा फजल अली आयोग ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका गठन 1953 में किया गया था। और इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकारा गया था, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके धर आयोग का गठन 1948 में हुआ था और इस आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई न रखकर प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा की थी। और जेवीपी समिति का गठन 1948 में हुआ था और इसमें सदस्य के रूप में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। और इस समिति ने अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपी और इसमें भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थगित कर दिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उल्लेखित कौन सा या से मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं? भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार जो कि विदेशियों को प्राप्त हैं वो हैं अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 का, 22, 23, 24, 26, 27 और 28। तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, विदेशियों को प्राप्त जो मौलिक अधिकार है वो है 14, 20, 21, 21 का, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। तो 20, 21, 22 और 24 के तहत मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं और केवल भारतीयों को 15, 16, 19 और 29 और 30 प्राप्त हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010 को। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए। और इस अवधारणा को विस्तार देने के लिए वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, जिसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। नेक्स्ट है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 20। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में वर्णित है। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जिसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया है और कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत किया जाता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाए। और कैग अपनी रिपोर्ट केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को एवं राज्य स्तर पर राज्यपाल को सौंपता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज से संबंधित समितियों का गठन का सही क्रम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। JVK राव समिति का गठन 1985 में हुआ था। LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था और PK थुंगन समिति का गठन 1988 में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में, JVK राव समिति का गठन 1985 में, सिंघवी समिति का गठन 1986 में और PK थुंगन समिति का गठन 1988 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74(1) का संविधान में जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 74(1) का को 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया है और इसके द्वारा केंद्र एवं राज्य की मंत्री परिषदों के आकार को सीमित किया गया। केंद्र तथा राज्य मंत्री परिषद के अधिकतम संख्या क्रमशः लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। इस अधिवेशन को कौन बुला सकता है? संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर किसी भी अन्य विधेयक पर यदि दोनों सदनों में कोई गतिरोध हो तो
राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है और इसे राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष करता है और अभी तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। पहला अधिवेशन वर्ष 1961 में दहेज निरोधक विधेयक पर, दूसरा वर्ष 1978 में बैंक सेवा आयोग विधेयक पर और तीसरा वर्ष 2002 में पेटा पर। नेक्स्ट है अश्व अक्षांश की स्थिति किन अक्षांशों के मध्य होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य। भूमध्य रेखा से 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर दोनों गोलार्ध में उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है और उच्च वायुदाब की पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है और उच्च वायुदाब के कारण इन क्षेत्रों में जलयानों की गति कम हो जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अफ्रीका के किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जिम्बाब्वे। मकर रेखा, कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा तीनों अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, मकर रेखा 10 देशों, 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है और वो देश हैं ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राजील, प्रागवे, अर्जेंटीना और चिली। इसमें जिम्बाब्वे नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पठार एंडीज पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुयाना का पठार। एंडीज पर्वत श्रेणी संसार की सबसे लंबी एवं हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ है और एंडीज पर्वत श्रेणी के मध्य पठारी क्षेत्र हैं इक्वाडोर के पठार, पेरू के पठार और बोलीविया के पठार। गुयाना का पठार जो है वो पूर्वी उच्च भूमि का भाग है जो गुयाना एवं ब्राजील में स्थित है। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है और दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट है और इस मरुस्थल में ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया आदि मरुस्थल आते हैं। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा को मिस्र में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है खमसीन। संसार के सबसे बड़े मरुस्थल सहारा का विस्तार अफ्रीका के उत्तरी भाग में है और यहाँ जलवायु अत्यंत विषम है और मिस्र में गर्म हवा को खमसीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश निम्नलिखित में कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन। विश्व में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चाइना है और उसके बाद दूसरे नंबर पर वियतनाम है, तीसरे नंबर पर रूस है और भारत में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है और चाइना टंगस्टन के अलावा कोयला उत्पादन, सोना उत्पादन, अभ्रक एवं कैडमियम के उत्पादन में भी शीर्ष पर है। नेक्स्ट है वायुमंडल के किस भाग में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। धरातल से सटा हुआ वायुमंडल का सबसे निचला भाग क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहलाता है और इसकी ऊंचाई सामान्यतः 10 से 12 किलोमीटर माना जाता है और मौसम एवं जलवायु से संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी पहाड़ियां गुजरात में अवस्थित नहीं है? गुजरात की प्रमुख पहाड़ियां कच्छ, मांडव, गिर और गिरनार हैं। ठीक है। गुजरात में अवस्थित पहाड़ी कच्छ की पहाड़ी और गिरनार पहाड़ी हैं, जबकि मंदार की पहाड़ी बिहार के बांका जिले में है और राजमहल की पहाड़ी झारखंड में स्थित है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। मंदार की पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ी गुजरात में नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी की पहचान करें। तो पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की प्रमुख नदियों में नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती प्रमुख हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती पर छत्तीसगढ़ में स्थित है और इस जलप्रपात की तुलना नियाग्रा जलप्रपात जो कि उत्तरी अमेरिका में है उससे किया जाता है। चचई जलप्रपात बिहार नदी पर है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पर है और हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है और चित्रकूट इंद्रावती नदी पर है। नेक्स्ट है कॉफी बोर्ड का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। कॉफी बोर्ड भारत के बेंगलुरु में स्थित है और भारत में कहवा विशेषकर
बाबा बुदन की पहाड़ियों एवं नीलगिरी की पहाड़ियों के समीप होता है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बंगलुरु। मेगा सिटी की कुल जनसंख्या या नगरीय जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक आती है और जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 3 नगर मुंबई, दिल्ली और कोलकाता मेगा सिटीज के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कुल संख्या के मामले में द्वितीय स्थान किस राज्य का है? भारत में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या जनगणना 2011 के अनुसार 16.44 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या का 13.59% है। और उत्तर प्रदेश में 3.01 करोड़ है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या। बिहार में 1.91 करोड़ है और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है 1.33 करोड़। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कुल संख्या के मामले में द्वितीय स्थान बिहार का है 1.91 करोड़ के साथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में अवस्थित है? तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में अवस्थित है। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। कांवर झील बेगूसराय में स्थित है और इसे रामसर सूची में शामिल किया गया है और गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से गंगा में मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्मनाशा। कमला नदी और मेची नदी कोसी नदी में मिलती है और मोहाने एवं निरंजना नदी मिलकर फल्गु नदी बनती है और कर्मनाशा नदी चौसा के निकट सीधे गंगा नदी में मिलती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसे शापित नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बिहार के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले हैं। तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है, सबसे दक्षिणी जिला गया है, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है एवं सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए किशनगंज एवं कैमूर। नेक्स्ट है अभ्रक का उत्पादन बिहार के किस जिले में नहीं होता है? तो बिहार के गया, नवादा, मुंगेर, जमुई इन जगहों पर अभ्रक का उत्पादन होता है, जबकि कैमूर में अभ्रक का उत्पादन नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक जनसंख्या वाले बिहार के 3 जिले हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में बाल लिंग अनुपात सर्वाधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात 935 है और बिहार में सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात किशनगंज में है, जो कि 971 है। दूसरे नंबर पर कटिहार है 961 और तीसरे नंबर पर गया है जिसका बाल लिंग अनुपात है 960। नेक्स्ट है पशु गणना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह 1919-20 से प्रत्येक 5 वर्ष पर आयोजित होती है, तो यह सही है। दूसरा है इसमें सभी पालतू पशुओं की गणना की जाती है, तो यह भी सही है। और तीसरा है यह केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है, तो यह गलत है। पशु गणना मत्स्य संसाधन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ मिलकर आयोजित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2 यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार 2019-21 में भारत में कुल प्रजनन दर TFR कितनी दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर 2.0 दर्ज की गई है और वर्ष 2015-16 में कुल प्रजनन दर 2.2 थी। नेक्स्ट है 2021-22 में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक FDI प्राप्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्नाटक। वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता राज्य कर्नाटक है 38% के साथ। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है 26% और तीसरा स्थान दिल्ली का है 14%। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय से संबंधित है? तो वित्त मंत्रालय से व्यय विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग और राजस्व विभाग ये चारों संबंधित है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है समावेशी समृद्धि का संबंध निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसका काल अवधि 2007 से 12 था, समावेशी समृद्धि के विचार पर जोर देती है, जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना का थीम वह समावेशी समृद्धि था।
नेक्स्ट है उद्योग एवं संबंधित समितियों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो लघु उद्योग आबिद हुसैन समिति, ये सही है। बैंकिंग सुधार नरसिम्हन समिति, ये भी सही है। चीनी उद्योग महाजन समिति, ये सही है। और वस्त्र नीति सत्यम समिति, ये भी सही है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है सुपर 301 का संबंध किस देश से है? सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुपर 301 का संबंध अमेरिका से है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 में बजट के कितने फोकस क्षेत्र प्रस्तुत किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। केंद्रीय बजट 2022-23 में बजट के 4 फोकस क्षेत्र प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है पीएम गति शक्ति, दूसरा है समावेशी विकास, तीसरा है उत्पादकता बढ़ाना एवं निवेश, उभरते अवसर, ऊर्जा के स्वरूप में बदलाव और जलवायु कार्यवाही, और चौथा है निवेश का वित्त पोषण। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति के प्रभाव के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋण देने वालों को लाभ होता है। मुद्रास्फीति में ऋण देने वालों को हानि होता है, क्योंकि जब वह ऋण दे रहा होता है तो उस समय मुद्रा का मूल्य ऋण प्राप्त करने के समय की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट है किस समिति की सिफारिश के आधार पर 1987 के बाद नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना को रोक दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केलकर समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई और सिक्किम व गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। और 1987 के बाद केलकर समिति की सिफारिश पर नए ग्रामीण बैंक की स्थापना बंद कर दी गई। नेक्स्ट है सभी नोटों पर महात्मा गांधी के चित्र का प्रचलन कब से शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1996 से। 1987 में सबसे पहले 500 के नोट पर महात्मा गांधी के चित्र का प्रचलन शुरू हुआ और 1996 से सभी नोटों पर महात्मा गांधी के चित्र का प्रचलन शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। नेक्स्ट है नालंदा परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्पसंख्यक मंत्रालय। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 2014 में अल्पसंख्यकों के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए नालंदा परियोजना का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है बिहार में जेंडर बजट की शुरुआत कब हुई? तो बिहार में जेंडर बजट की शुरुआत 2008-9 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में जेंडर बजट की शुरुआत 2008-9 में हुई थी और बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत 2006-7 में हुई थी। नेक्स्ट है बजट 2022-23 के अनुसार एम्बेडेड चिप और फ्यूचरिस्टिक तकनीक का उपयोग करके ई पासपोर्ट जारी करना किस वर्ष में शुरू किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2022-23। 2022-23 के बजट के अनुसार एम्बेडेड चिप और फ्यूचरिस्टिक तकनीक का उपयोग करके ई पासपोर्ट जारी करना 2022-23 में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान से मौर्यकालीन सोने के बैल खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुम्हरार। बिहार की राजधानी पटना में कुम्हरार से मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के महल का अवशेष प्राप्त हुआ है और पुरातात्विक खुदाई के दौरान इस स्थान से सोने के बैलों के टुकड़े भी मिले हैं। और बिहार टूरिज्म वेबसाइट के अनुसार इस स्थल से लकड़ी के मंच और मठ सह अस्पताल के साथ 80 स्तंभों वाला सभा कक्ष के अवशेष भी प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट है पुरातात्विक खुदाई के दौरान किस प्राचीन स्थल पर धर्वंतरेय लिखा मिला? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना। बिहार टूरिज्म के वेबसाइट के अनुसार राजधानी पटना के कुम्हरार से खुदाई के दौरान मठ सह अस्पताल मिला है और वर्तमान में कुम्हरार पार्क में स्थित मठ सह अस्पताल को आरोग्य विहार के नाम से जाना जाता है और यह मठ सह अस्पताल 4वीं से 5वीं सदी का माना जाता है और इस स्थल पर अंकित धन्वंतरेय के साथ एक छोटा सा बर्तन मिला है, जो इस बात पर बल देता है कि गुप्त काल का प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी ने यहाँ पर अस्पताल चलाया था। नेक्स्ट है पुस्तकों एवं लेखकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, ये सही है। अष्ट अध्याय महर्षि पाणिनि, ये भी सही है। मृच्छ कटिकम शूद्रक, ये भी सही है। और कृति कैमुदी बालचंद्र, तो ये गलत है। कृति कैमुदी के लेखक सोमेश्वर हैं और इस रचना से चालुक्य वंश के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। और बालचंद्र की रचना का नाम है वसंत विलास।
नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के अधीन इक्ता प्रणाली के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला कथन है इक्ता एक क्षेत्रीय अनुदान था, ये सही है। इक्ता धारक को मुक्ति कहा जाता था, ये भी सही है। नेक्स्ट है राज्य की सेवा के बदले अधिकारियों को इक्ता भूमि दी जाती थी, तो ये भी सही है। और मुक्ति इक्ता की आय का स्वामी होता था, तो ये गलत है। मुक्ति या इक्तेदार प्राप्त राजस्व से निजी वेतन और अपने द्वारा नियुक्त सैनिकों के वेतन के बराबर भाग को अपने पास रखते थे और शेष राशि को शाही खजाने में जमा कर देते थे। ये पूरी आय के स्वामी नहीं होते थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुक्ति इक्ता के आय का स्वामी होता था, तो ये गलत है। नेक्स्ट है कौन मानता था कि भारतीय नस्ल शक्तिशाली द्वारा रौंदे जाने की इतनी आदी थी कि मानवता को उन्होंने सदा ही मानव कमजोरी का चिन्ह माना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है और वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य था और इसने अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत दिया था, मतलब कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का सिद्धांत 1835 में दिया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1896। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में सर्वप्रथम धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और भारत में धन के निष्कासन की सर्वप्रथम व्याख्या दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थी। बेलगांव अधिवेशन 1924 एकमात्र अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया था और कलकत्ता अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में पटना में हुई थी और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट है भगत सिंह की फांसी के तुरंत बाद किस स्थान पर कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया जहां गांधी जी और अन्य नेताओं का विरोध किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कराची अधिवेशन 1931। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी और उसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इस अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को परिभाषित भी किया गया था। नेक्स्ट है पूना समझौता पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी.आर. अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय ने। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की और इस घोषणा के तहत दलितों को अल्पसंख्यक मानते हुए हिंदू से अलग कर प्रांतीय विधानमंडल में 71 सीटें दी गई थी, जिसका विरोध करते हुए गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया और इसी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और अन्य नेताओं के प्रयास से गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ, जिस पर बी.आर. अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था और इस समझौते के तहत दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 आरक्षित कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडलों में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति किसने शुरू की थी? भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति लॉर्ड मेयो ने शुरू की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसके अलावा इसने कृषि विभाग की स्थापना की थी 1872 में और 1872 में भारत की पहली जनगणना इसी के काल में हुई थी। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का भी गठन किया था और इसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में 1872 में कर दी गई थी। नेक्स्ट है माइकल ओडायर की हत्या कब और कहां हुई थी? तो माइकल ओडायर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उस समय ये पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और इसकी हत्या उधम सिंह के द्वारा लंदन में 1940 में की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का मुख्यालय
निम्न में से किस स्थान पर था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लखनऊ में। मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत में लखनऊ में था और इसकी स्थापना ढाका में 1906 ईस्वी में नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे और 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किन दो प्रांतों के रूप में किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, ऑप्शन सी। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे और पूर्वी बंगाल में वर्तमान बांग्लादेश और असम का सिलचर क्षेत्र शामिल था और बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी और इसे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी किया गया था और उस दिन 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था और बंगाल विभाजन के ही विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, मौर्य काल में प्राची, ये प्राच्य नहीं होगा, प्राची या पूर्वी प्रदेश, तो ये पूर्वी प्रदेश नहीं होगा, ये मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? मौर्य काल में कुल 5 प्रांत थे। पहला है उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा है अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। तीसरा है कलिंग प्रांत जिसकी राजधानी तोसली। चौथा है दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी और पांचवा है प्राची या मध्य प्रदेश जिसे पूर्वी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगति या सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थूलभद्र ने। प्रथम जैन संगति 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी और इसी में जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया था। श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी थे, श्वेत वस्त्र पहनने वाले, और दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी थे, नग्न रहने वाले। और दूसरी जैन संगति वल्लभी गुजरात में हुई थी और इसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा शरवण ने की थी और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रम आदित्य के नवरत्नों में कौन एक शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरिसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शंकु, छपनक, वरुचि, बेताल भट्ट, हटकर पर, अमर सिंह, कालिदास, धनवंतरी और वराहमिहिर थे और हरिसेन गुप्त शासक समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट है, प्रथम संगम की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगस्त ऋषि ने और ये मदुरई में हुआ था। संगम काल में कुल 3 संगम सम्मेलन हुए हैं। प्रथम संगम सम्मेलन की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी और ये मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम सम्मेलन की अध्यक्षता तोलकापियार और अगस्त ऋषि ने की थी और ये कपाटपुरम में हुआ था और तृतीय संगम की अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी और ये मदुरई में हुआ था। नेक्स्ट है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल-बरूनी। अल-बरूनी इतिहासकार के साथ साथ खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म का ज्ञाता था और अल-बरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसकी प्रसिद्ध रचना तहकीकात हिंद है। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण की नीति के लिए प्रसिद्ध दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी भूमि की पैमाइश कर लगान वसूल करने वाला प्रथम सुल्तान था। इसने चरी कर और घरी कर भी लगाया था और इसी के काल में भूराजस्व की दर 50% थी और इसने भूराजस्व वसूलने के लिए दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी। और अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान था और इसने सर्वप्रथम घोड़ों को दागने और सैनिकों को हुलिया रखने की प्रथा की शुरुआत की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का प्रथम शासक था और इसे लाख बख्श और कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का शासक था और इसने दीवाने कोही नाम से कृषि विभाग की स्थापना की थी। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक था और 1556 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी की सेना पराजित हुई थी और उसके बाद दिल्ली पर एक नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना हुई और इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। नेक्स्ट है, किस गुरु को
गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव दूसरे सिख गुरु थे और इन्हें गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक माना जाता है और ये गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी थे। उसके बाद गुरु अमरदास तीसरे गुरु थे और इन्होंने लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया। उसके बाद गुरु रामदास चौथे गुरु थे और ये अकबर के समकालीन थे और इन्होंने अमृतसर शहर बसाया था। और गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे 10वें और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी और ये बाबर की पुत्री थी और अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। नेक्स्ट है दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निजामुल मुल्क असफजाह को। निजामुल मुल्क असफजाह ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी और निजामुल मुल्क असफजाह का असली नाम चिंकलीस खां था और सादतुल्ला खां कर्नाटक का संस्थापक था। नेक्स्ट है पुर्तगालियों द्वारा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया गया द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंबई। वर्ष 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो गया, जिसमें भारत का मुंबई क्षेत्र ब्रिटिशों को दहेज के तौर पर प्राप्त हो गया और बाद में मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। नेक्स्ट है इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया और अवध भी इसकी दया का मोहताज हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में। 1764 के बक्सर के युद्ध के विषय में उपरोक्त कथन कहा गया है और इस युद्ध में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने पराजित कर दिया था और इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट है लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि के तहत हस्ताक्षर करने वाले राज्यों की सेना की स्थिति क्या होती थी? तो वो भंग कर दी जाती थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और लॉर्ड विलेजली का कार्यकाल था 1798 से 1805 का और लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर। और इसमें मेन है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया। नेक्स्ट है इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिए। अब भारत सरकार को कंपनी के शेयर होल्डरों को उनकी पूंजी का 10.5% लाभांश भी देना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट से चाय और चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ऋण को भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया और अब भारत सरकार को कंपनी के शेयर होल्डरों को उनकी पूंजी पर 10.5% का लाभांश भी देना था। नेक्स्ट है भारत में डाक टिकटों का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में डाक टिकटों का प्रारंभ किया गया। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में रेल सेवा का प्रारंभ हुआ, पेशवा के पेंशन की समाप्ति की गई और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ और लॉर्ड डलहौजी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ष तक भारत में नागरिक सेवा की सभी नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक करते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1853 तक। 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक द्वारा ही भारत की नागरिक सेवा की सभी नियुक्तियां की जाती थी और 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया और सिविल सेवाओं के लिए भी प्रतियोगी परीक्षा को सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया और उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट है 19वीं सदी के पूर्वोद्धारक में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के मुख्य नेता या आधुनिक भारत का प्रथम नेता कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में तोहफतुल मुवाहिदीन, जिसे एकेश्वरवादियों को उपहार भी कहा जाता है, पुस्तक की रचना की
और 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही भारत में सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था और 1822 में फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय ने मीरतुल अखबार का प्रकाशन किया था और बंगला भाषा में संवाद कैमुदी का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है, किस मध्यकालीन शासक ने मुंगेर को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी ने। 15वीं शताब्दी में जौनपुर के शकरी एवं बंगाल के हुसैन शाही शासकों के बीच बिहार पर अधिकार के लिए लंबा संघर्ष चल रहा था और आगे चलकर जौनपुर पर दिल्ली का अधिकार हो जाने के बाद दिल्ली एवं बंगाल के मध्य संघर्ष चला। अंततः दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी ने 1504 ईस्वी के आसपास बंगाल के साथ संधि कर मुंगेर के क्षेत्र को बंगाल एवं बिहार की सीमा रेखा के रूप में निर्धारित किया था। नेक्स्ट है, जॉब चरनॉक को अंग्रेजों ने पटना स्थित फैक्ट्री का प्रधान किस वर्ष नियुक्त किया था? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1664 में। अंग्रेजों ने 1651 में पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था और जॉब चरनॉक को 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया था। नेक्स्ट है, अन्याय से पीड़ित लोगों की आह परमात्मा तक का आसन डुला देती है। प्रताप समाचार पत्र का यह लेख किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण के किसानों से, ऑप्शन सी। उपरोक्त कथन प्रताप समाचार पत्र में 13 मार्च 1917 को चंपारण के किसानों के लिए लिखा गया था और प्रताप का प्रकाशन कानपुर से होता था। नेक्स्ट है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी आधुनिक नालंदा जिला में स्थित बिहार शरीफ थी और इस राज्य और इसकी तत्कालिक राजधानी का नाम बिहार इसी काल में पड़ा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अत्यंत बहादुरी और आन से लड़ने वाले उस बूढ़े राजपूत की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई। कुंवर सिंह के बारे में यह किस इतिहासकार का कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, होम्स का। उपरोक्त कथन कुंवर सिंह के बारे में होम्स का है और कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के बिहार के प्रमुख नेता थे और कुंवर सिंह ने अपने अंतिम युद्ध में 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट को पराजित किया और 23 अप्रैल को ही कुंवर सिंह के याद में विजय महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष एनी बेसेंट ने 2 बार पटना की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1918 में। 1916 में भारत में होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ हुआ और एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास एवं बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी और वर्ष 1918 में एनी बेसेंट का 2 बार पटना आगमन 18 अप्रैल और 25 जुलाई को होम रूल आंदोलन को दिशा प्रदान करने के संबंध में हुआ था। ठीक है, और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 141 से 150 तक मैथ के क्वेश्चंस हैं जिसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।